वेलकम क्लास। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी का आपका जो सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहली जो टर्म होती है यहाँ पर, आपने जब 11th क्लास अपनी जब स्टार्ट करी है तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, टर्म्स ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिसके बारे में आपको अभी तक आपके एजुकेशन में नहीं पढ़ाया गया है। अब आप क्योंकि वो बिजनेस के वर्ड्स हैं इसीलिए आपकी एक तरह से ये सेकंड चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक तरह से डिक्शनरी है। ये चैप्टर वैसे चैप्टर नहीं है, ये एक डिक्शनरी है जहाँ से आप ऐसे वर्ड्स सीखोगे जो आपको आगे चल के पूरी 11th 12th बीकॉम सब में काम आने वाले हैं। आगे आप जो भी एजुकेशन करोगे आगे जाके ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन वर्ड है, ये वर्ड का एक मीनिंग होता है प्रॉपर और वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, एसेट, लायबिलिटी, अकाउंट, कैपिटल। अब ये सारे वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक डिक्शनरी करने वाले हैं इसकी कॉमर्स की, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब आपने देखा होगा, आप कहते हैं बैंक की ट्रांजेक्शन फेल हो गई, हम ऐसे कहते हैं बैंक की ट्रांजेक्शन, या हम ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रांजेक्शन से हम क्या समझते हैं, लेन देन, किसी चीज का लेन देन। अब मान लो यहां पे लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस की ट्रांजेक्शन। अगर मान लीजिए मेरी एक शॉप है और शॉप में मैं सेल परचेज करता हूं, लेकिन मैंने नॉर्मल अपने घर के लिए कुछ मंगवाया। मान लो मैंने घर के लिए लैपटॉप मंगवाया, घर के लिए मंगवाया और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया मान लीजिए। तो अगर वो मेरी ट्रांजैक्शन मान लीजिए फेल हो जाती है या ऐसा कुछ होता है तो बैंक की ट्रांजैक्शन मेरी फेल हुई। अब उसे मैं क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलूंगा? नहीं, उसे मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा, वो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले वो बिजनेस की होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, पहली बात। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का वैसे मतलब क्या है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में कुछ चेंज ले आती है, चाहे वो कुछ भी चेंज हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कैश में सामान बेचा, कैश में सामान बेचा, अब इसे चेंज क्या आया? सामान गया, सामान हमारा कम हो गया, स्टॉक, हमारा स्टॉक कम हो गया, कैश हमारा बढ़ गया, कैश हमारा बढ़ गया। उधार में सामान बेचा तो सामान हमारा कम हो गया, स्टॉक हमारा कम हो गया। और उधार जो हमने उधारी बांटी हुई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उधार सामान दे दिया, ठीक। बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस का जो ओनर है, जो मालिक है बिजनेस का, जब वो बिजनेस में पैसा डालता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को आगे समझेंगे, जब कैपिटल वर्ड आएगा तब समझेंगे। अभी ये समझो कि बिजनेस में जब पैसा डालते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस में जब पैसा डलेगा तो मान लीजिए वो कैश डाल रहा है बिजनेस में, तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। इससे भी क्या होगा, बिजनेस में चेंज आ गया। बिजनेस से पैसा निकाला, अब ओनर ने बिजनेस से मान लीजिए अपना पैसा वापस निकाला, थोड़ा सा या सारा निकाल लिया, जो भी, तो ये भी क्या हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई। सामान खरीदा, चाहे कैश चाहे उधार, जैसे ये था, आप किसी से सामान लेके आए उधार, सामान बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, और हमने जो पैसे मार्केट में देने हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, वो भी तो बढ़ जाएंगे। फर्नीचर खरीदा, हमने कस्टमर के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदा है, इससे भी क्या होगा, फर्नीचर बिजनेस में बढ़ जाएगा, और कैश में खरीदा तो कैश कम हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, बिजनेस में चेंज आता है। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन की अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाएं तो वहां पर इसका मीनिंग आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस पोजीशन ऑफ बिजनेस। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, पर्सनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं घर के लिए एक वाटर प्यूरिफायर लेके अगर आ रहा हूं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ला रहा हूं तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे हम, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन।
उसके बाद एक वर्ड आता है। अब इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट। बिजनेस में इवेंट का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस में जो जो चेंज आया उसे बोलेंगे इवेंट। मतलब क्या हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की, मतलब कोई सामान बेचा, ठीक है, चाहे कैश में बेचा चाहे उधार में बेचा, आपने नई कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, नई कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस से पैसा निकाला, ये सब हम बात कर चुके हैं। ये सब तो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इससे जो फर्क पड़ता है बिजनेस में, जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है, उसे बोलते हैं इवेंट। सर समझ नहीं आया ठीक से? चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस लिखो कुछ। तो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन लेते हैं। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख कैश से, 4 लाख कैश। सेकंड, गुड्स लेके आया, मतलब स्टॉक, सामान लेकर आया बेचने के लिए। कितने का सामान लेके आया? सामान लेके आया वो मान लीजिए 3 लाख रुपए का। तो स्टॉक खरीदा कितने का? 3 लाख का। और सामान कैश में लेके आया, मतलब कैश देकर सामान लेकर आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, उसने क्या किया? 2/3 ऑफ स्टॉक बेचा 3 लाख का। 2/3 स्टॉक जो था वो 3 लाख का बेच दिया, ठीक। 2/3 ऑफ स्टॉक सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज, ठीक है, सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹50,000, फॉर ₹50,000 फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए 50,000 रुपए का। मतलब क्या हुआ इसका कि कस्टमर आते हैं, कस्टमर बैठते हैं, उनके लिए चेयर टेबल सोफा वगैरह खरीदा हमने 50,000 रुपए का, ठीक है। तो ये इसे हम स्टॉक नहीं बोलेंगे ना, इसे हम फर्नीचर बोलेंगे। स्टॉक वो होता है जो हम सेल करने के लिए लाते हैं, और फर्नीचर हम लाए हैं रखने के लिए अपने पास, इसे यहाँ, इसलिए यहाँ पर इसको स्टॉक नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या थी? फर्स्ट वर्ड जो हमने सीखा, बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इससे हुआ क्या? देखो इससे हुआ क्या, इससे बिजनेस में कैपिटल आ गई। पहले कैपिटल 0 थी, अब 4 लाख आ गई थी, तो कितनी होगी कैपिटल? 4 लाख, या सीधा 4 लाख लिख दो। बिजनेस में कैपिटल कितनी थी? नहीं थी, अब 4 लाख कैपिटल आ गई है, तो कैपिटल 4 लाख हो गई। बिजनेस में कैश कितना लेकर आया था ओनर, बिजनेस का जो मालिक था, कितना कैश लेकर आया था बिजनेस में? 4 लाख का। 4 लाख में से उसने क्या किया? 3 लाख का सामान लेके आया, तो कैश कम हो गया। 4 लाख का कैश था, 3 लाख का वो सामान लेकर आ गया, तो उसके 1 लाख बचा उसके पास, तो 3 लाख माइनस कर दो। कैश कहीं से आया भी है? बिल्कुल आया। हमने जो स्टॉक बेचा है 3 लाख का, कैश में बेचा, तो 3 लाख आ गया बिजनेस में, 3 लाख आ गया बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद 3 लाख का स्टॉक आ गया, प्लस, अब प्लस कुछ होगा, कहीं से और से कैश आया? नहीं आया। कहीं और कैश गया? यस, फर्नीचर खरीद के लाए हम 50,000 रुपए का, तो यहां से कैश गया। तो कितना कैश रह गया हमारे पास? 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख, 4 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 3,50,000। अब 3,50,000, इस 4th नंबर के बाद हमारे पास 3,50,000 का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, कितना स्टॉक लाए थे हम? 3 लाख का। स्टॉक बेचा बेशक 3 लाख का है, लेकिन सारा थोड़ी बेचा है, सारा स्टॉक थोड़ी ना बेचा है। स्टॉक तो 2/3 ही बेचा है। 2/3 कितना बनता है 3 लाख का? 2 लाख। 3 लाख के 3 टुकड़े करो, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपीज का स्टॉक 3 लाख में बेच दिया।
2 लाख का स्टॉक 3 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख का स्टॉक माइनस जितना स्टॉक गया, तो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास? 1 लाख का। स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख का। उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा है 50,000 का, तो फर्नीचर पहले नहीं था, 50,000 का फर्नीचर आ गया बिजनेस में। ये सब चीजें जो हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ है। हमने 2 लाख का फर्नीचर 3 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख का। ये सब इवेंट होता है, ये सब इवेंट होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में जो चीज आती है उसे बोलते हैं इवेंट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इवेंट। तो ये आपका हो गया इवेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड वर्ड जो हम सीखने वाले हैं आज, वो है अकाउंट। वो है अकाउंट। अकाउंट किसे बोलते हैं? थर्ड है अकाउंट। अकाउंट किसे बोलते हैं? हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में मतलब हम इसका होता है खाता। ठीक। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट मीन्स अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिटन और रिकॉर्डेड। उसे हम वो क्या बोलते हैं? अकाउंट। सर इसका मतलब समझ नहीं आया। मतलब मैं समझाता हूं आपको। एक शॉप है, मान लीजिए शॉप का नाम है, मान लीजिए सीड्स बेकरी। एक बेकरी की दुकान है, ठीक है। आप यहां से आप डेली एक ब्रेड लेके आते हो। सुबह आप ब्रेड खाते हो, मान लो सैंडविच खाते हो या कुछ भी, आप डेली ब्रेड लेके आते हो। अब आपकी इससे जान पहचान बन गई है, आपकी इससे जान पहचान बन गई है, तो आप डेली 20 रुपए नहीं देते, आप बोलते हो भैया ऐसे करो, मेरा ना नाम नोट कर लिया करो, आपको मैं हर हफ्ते हर महीने पेमेंट दे दिया करूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पर्सन डेली इससे ब्रेड का पैकेट लाता है 20 रुपीज का, क्या इसका सिर्फ एक यही कस्टमर है? इसके पास तो बहुत कस्टमर आते होंगे, इसके पास तो बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, और काफी लोग उधार सामान लेते होंगे। लेते होंगे नहीं लेते होंगे? लेते होंगे, बिल्कुल लेते होंगे। ये सारे लोग भी तो इस पे नोट करवाते होंगे। अब सुबह सुबह 6 बजे मान लो इसकी दुकान खुल जाती है, 6 बजे दुकान खुल गई, ये ब्रेड का पैकेट लेके चला गया। इसने क्या किया हुआ है? एक रजिस्टर लगाया हुआ है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, जहां पर ये क्या लिख करता है? नाम लिख देता है। इसने यहां पे लिखा, मान लीजिए आज डेट है, मान लीजिए आज डेट है मान लो 20 जून, तो 20 जून का जो पेज होगा उस पर इसने लिखा, इसका नाम है मिस्टर ए, BCDE, ABCDE। ये लोग, इस पे 5 लोग आते हैं मान लो। इसने क्या किया? ब्रेड लेके गया, तो ये लिखेगा A20 का ब्रेड गया, ब्रेड 20 का, ठीक। बी गया, मान लो बी ने लिया मल्टीग्रेन ब्रेड, जो कि महंगा होता है थोड़ा, तो मान लो वो 30 रुपए का इसको दिया। ऐसे ही सी गया, सी ने भी 20 वाला खरीदा, डी ने 30 वाला खरीदा, और ई ने मान लो पाव खरीदा, तो वो 40 रुपए का मान लो। ये सब तो अब पूरा दिन, ये तो सुबह सुबह की एंट्रीज है मान लो, अब पूरा दिन ये रजिस्टर ऐसे चलता रहेगा, अगले पेज पे, फिर ये नेक्स्ट पेज हो गया, ये नेक्स्ट पेज हो गया, ठीक है। अब मान लो ये हर महीने पेमेंट करता है, हर महीने पेमेंट करेगा ये इसको। अब एक बात बताओ, जो ये सीड की जो बेकरी है, इसके पास ये गया, कब गया? मान लो ये गया 30 जुलाई को, क्योंकि 1-1.25 महीने बाद इसके पास गया। 30 जुलाई को इसको जाके बोलता है मेरी पेमेंट बता दो ब्रेड की कितनी बनती है।
एक आधा दिन तो शायद मिस भी हुआ होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो दिन काउंट करके इनटू कर देगा 20 रुपए, ऐसा तो करेगा नहीं। हो सकता है बीच में कई दिन की छुट्टियां भी लगी हो। इसको हर दिन की एंट्री चेक करनी पड़ेगी, इसको हर दिन की एंट्री, सीड को हर दिन की एंट्री चेक करनी पड़ेगी। अब ये जो एंट्री चेक करेगा, एक पेज चेक किया 20 रुपए मिल गए, दूसरा पेज चेक किया 20 रुपए मिल गए, तीसरा पेज चेक किया इसके 20, ऐसे करते करते उसे 40 पेजेस की एंट्री चेक करनी पड़ जाएगी। 40 पेज पे जाके वो थक जाएगा इतनी देर में, तो वो कस्टमर ही अटेंड नहीं कर पाएगा, कस्टमर अटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा दुकानदार क्या करते हैं, एक अलग से एक डायरी बनाते हैं जहां पर वो क्या लिखते हैं, मिस्टर ए, बस मिस्टर ए के नाम पूरा पेज दे दिया और उस पे एंट्रीज डाल दी। मिस्टर ए मान लीजिए 20 जून को लेके गया ब्रेड, फिर 21 को, फिर 22 को, फिर 23 को, फिर 24 को, ऐसे 20, 30, 20, 20 जो ब्रेड लेके जा रहे हैं। और जब 31 जुलाई को सिड के पास वो जाएगा तो मिस्टर ए क्या बोलेगा, मेरे पैसे बता दो कितने हैं। ये चुपचाप वो पेज खोल लेगा और नीचे टोटल करा हुआ बता देगा इसको कि आप कितनी पेमेंट बनती है। वो कहेगा 22 तारीख को तो मैं लेके नहीं गया था, कहेगा सर देखो 22 तारीख को आए थे, 20 रुपये बनते हैं आपके। तो सारी एंट्रीज इसमें आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं अकाउंट, कि आपने इसके नाम एक अकाउंट ही बना दिया, पूरा अकाउंट ही आपने ए के नाम पे बना दिया। ऐसे ही बी जाएगा, बी के नाम पूरा एक अकाउंट बन जाएगा, पूरा एक अकाउंट बी के नाम भी बन जाएगा, बी के नाम, उसमें सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, ये होता है अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ये नहीं होता अकाउंट का, फॉर्मेट कुछ और होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप ये समझो कि ए के नाम एक पूरा एक अकाउंट बना दिया, बी के नाम पूरा अकाउंट बना दिया, सी के नाम पूरा अकाउंट बना दिया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अकाउंट, खाता। क्या सर सिर्फ उधार बेचते हैं तभी अकाउंट बनता है? नहीं, अगर हम कैश भी बेचते हैं तब भी कैश का अकाउंट बनता है। ठीक है, जब कैश आता है कस्टमर से वो एंट्रीज यहां पर आती हैं। जब कैश हम किसी को देते हैं, सप्लायर को देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, बिजनेस का, घर का नहीं बिजनेस का, तो यहां पर आता है। कैश का आना इधर, कैश का जाना इधर, जो नेट बैलेंस बच जाता है वो हमारा आ जाता है कितना कैश बच गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक, ऐसे ही हम हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, और जब बिजली का बिल भरते हैं तो हमें साल के एंड में ये जानना है कि बिजली का बिल पूरे साल का कितना बना। और बिल मान लीजिए हमारा हर महीने जाता है, तो जो अकाउंटेंट होगा वो हर महीने ऐसे पेज ही पलटता रहेगा और देखेगा बिजली का बिल कब भरा था, अच्छा मिल गई एंट्री, मई की मिल गई। फिर जून का रजिस्टर उठाएगा, अगर उसने इस तरह बनाई होगी डिटेल, फिर चेक करेगा चेक करेगा चेक करेगा। इससे अच्छा ये है एक अकाउंट बना दो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, जितने भी बिल जाएंगे वो उसमें डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। ऐसे ही सैलरी अकाउंट बन जाता है। अगर आपके पास कोई वर्कर काम करता है, उसकी सैलरी देते हो, अब आपको चेक करना है कि मैंने जून में कितनी सैलरी दी थी। दो ऑप्शन है, एक तो डेली एंट्री जो आप कर रहे हो उसी में चेक करते रहो, या फिर क्या करो, एंट्री तो करो, ये तो होंगी ही एंट्री, क्योंकि उस टाइम जब इतनी भीड़ होती है, एक बंदा उधार लेके जाता है तो उसका अकाउंट की बुक निकाल के नहीं बैठता कि आपके अकाउंट में एंट्री करता हूं, पहले तो ये बनेगी, इसे बोलते हैं जर्नल, ये तो बनेगी, जर्नल तो बनेगी आपकी। जर्नल के बाद वो शाम को बैठ के जब खाली बैठा होता है ना, फिर वो अकाउंट्स बनाता है सबके, फिर वो सबके अकाउंट्स बनाता है। आप सब में जिसके भी फादर दुकानदार होंगे या बिजनेस करते होंगे कोई भी, तो आपने देखा होगा वो शाम को जब खाली होते हैं वो अकाउंट्स बनाने बैठ जाते हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंट्स। तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि सारी इतनी मोटी जब बुक बन जाती है किसी चीज की, उसमें इंडिविजुअल अकेली अकेली एंट्री ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट बना देते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम जाते हैं वहां पर हम चेक कर लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो ये हो गया आपका अकाउंट।
इसके बाद जो आपका अगला वर्ड है वो है कैपिटल। अगला जो वर्ड है वो है कैपिटल। कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जितना पैसा ओनर ने लगाया हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए किसी पर्सन ने 4 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, ठीक है, वो बंदा क्या बोलेगा कि मेरी बिजनेस में 4 लाख की कैपिटल है, कैपिटल है, 4 लाख की कैपिटल है मेरी बिजनेस में, इसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक, यह तो गई एक बात। दूसरी बात, अगर हम बिजनेस में कैपिटल डाली 4 लाख, इसने एक महीने बाद और डाल दी कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कितनी, 1 लाख और डाल दी तो कितनी हो जाएगी, 5 लाख। ठीक, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाई। अब जब बिजनेस में प्रॉफिट कमाए जाते हैं, क्या वो प्रॉफिट एम्प्लॉइज के होते हैं जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके तो नहीं होते। क्या वो जो बिजनेस को उधार देते हैं उनके होते हैं, उनके भी नहीं होते। वो प्रॉफिट किसका होता है, वो प्रॉफिट होता है ओनर का, जो कैपिटल लगाता है बिजनेस में। जो कैपिटल बिजनेस में लगाता है वो प्रॉफिट उसका होता है, क्योंकि उसने ही रिस्क लिया ना बिजनेस चलाने के लिए। तो जो प्रॉफिट होता है उस पर हक किसका होता है, मालिक का होता है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का, तो 50,000 हमने ऐड कर दिया बिजनेस में, हमने 50,000 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 5,50,000 हो गया। ठीक है, 5,50,000 हो गया। उसके बाद जब लॉस हो, अगले साल मान लीजिए लॉस हो गया बिजनेस में, तो कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो खामियाजा कौन भुगतेगा, उसको खुद को भुगतना पड़ेगा जो बिजनेस का मालिक है। तो अगले साल मान लीजिए 60,000 रुपए का लॉस हो गया, तो वो माइनस कर देंगे, तो उसकी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। अब उसका मन किया कि मैं ना 90,000 रुपए निकाल लेता हूं, मुझे पर्सनल काम के लिए चाहिए, 90,000 में निकाल लेता हूं, मुझे पर्सनल काम के लिए चाहिए। वो जो उसने पैसे निकाले हैं, ये क्या हो गया, कैपिटल निकालना हो गया ना। इसे एक नया वर्ड दिया हुआ है, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, मतलब कैपिटल को निकाल लेना, इसको एक वर्ड दिया हुआ है, इसे दिया हुआ है ड्रॉइंग्स। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है जब बिजनेस में आप पैसा कमाते हो, जब कोई प्रॉफिट आता है कहीं से, तो वो इसमें ऐड हो जाता है। जब लॉस होता है तो वो माइनस हो जाता है कैपिटल से। ऐसे ही जब निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, और जब डालोगे उसे बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल एडिशन बोल दो, जैसे ये इंट्रोड्यूस हो गई, ये एडिशन हो गई, एक ही बात है। 4 लाख में 1 लाख डाला, नया डाला तो 5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 50,000 कमाए, 5,50,000 हो गई कैपिटल। फिर लॉस आया तो 4,90,000 रह गई कैपिटल। फिर पैसे निकाल लिए, इसे नया वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, ड्रॉइंग्स। तो ये 90,000 निकालने के बाद 4 लाख कितनी क्या रह गई हमारी, कैपिटल। तो ये आपकी होती है कैपिटल। बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद एक तो होता है कैपिटल। हमेशा ये सोचो कि बिजनेस जो होता है, ये बिजनेस है किसी का बिजनेस, ये जो बिजनेस होता है हमेशा ओनर से सेपरेट होता है, सेपरेट। बिजनेस इज नॉट ओनर, ओनर इज बिजनेस, ओनर इज नॉट बिजनेस, ओनर इज नॉट बिजनेस। इसके पर्सनल चीजें अलग, ये अलग। बिजनेस ये कहता है आपने मुझ में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। बिजनेस जो है वो ओनर को ये बोलेगा
कि आपने हमारे में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, जब भी बिजनेस बंद होगा मुझे आपको ये देने पड़ेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो बिजनेस का रूल होता है ओनर को बिजनेस से अलग रखो। पहली बात, ओनर अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। ओनर जब बिजनेस में पैसे लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। जब बिजनेस बंद होगा ये सारा पैसा किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो आपने सीख लिया कैपिटल। दूसरी चीज हम सीखेंगे इसके बाद लाइबिलिटी। इसके बाद हम सीखेंगे लाइबिलिटी। अब है अगला वर्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर मैं हिंदी में बोलूं इसका मतलब है देनदारी। आपकी जो बाजार में जो भी देनदारी है आपकी किसी को भी, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। कोई पर्सन अगर मान लो ये कहता ना कि यार मेरा हाउस लोन चल रहा है, मेरा होम लोन चल रहा है, मैंने कार पे लोन लिया हुआ है, इसका मतलब वो उसकी लाइबिलिटी है जो उसको पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो उसकी लाइबिलिटी है जो उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये हो गया लाइबिलिटी। आप किसी से उधार सामान लेकर आए, आप किसी से उधार सामान लेकर आए, आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया, ये सब लाइबिलिटी होती हैं। अगर आपने उधार दिया वो नहीं आएगा, उधार दिया है तो पैसे हमें आएंगे, उसकी बात नहीं कर रहे। आपने उधार कोई सामान खरीदा है बाहर से कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आपने बैंक से लोन ले लिया, ये सब बैंक से लोन लिया है। और भी जो ऐसे पैसे हैं जो आपने मार्केट में देने हैं किसी को, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्या? लाइबिलिटी। आपने मान लो आप 1 साल के लिए अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, अब 31 मार्च को अपने अकाउंट्स बंद कर देते हो। मार्च की जो सैलरी थी आपने नहीं दी अपने एम्प्लॉय को क्योंकि आपके पास कैश नहीं पड़ा हुआ था। आपने बोला मार्च में, आपने बोला सैलरी मैं आपको अप्रैल में दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो 31 मार्च को आप ये बोलोगे मेरी लाइबिलिटी है क्या? सैलरी। तो 1 मंथ की सैलरी बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने वो पैसे अब देने हैं। नहीं दोगे तो वो केस भी कर सकता है आपके ऊपर एम्प्लॉय। लेकिन मार्च शुरू होने से पहले तो ये चीज नहीं थी ना, तब तो उसने काम करना था। अब क्योंकि वो काम कर चुका है, सैलरी उसकी तैयार होनी चाहिए जो कि नहीं थी। अब अगले मंथ दोगे, कोई बात नहीं, अगले मंथ दे दो, लेकिन वो क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपने एम्प्लॉय को पैसे देने हैं। आपने उधार सामान लिया तो आपने पैसे देने हैं, आपने बैंक लोन लिया तो आपने पैसे देने हैं उसको। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? लाइबिलिटी। इसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। वैसे तो बिजनेस का जो ओनर होता है वो भी तो बिजनेस में पैसे लगाता है ना, उसके पैसे भी तो लौटाने हैं बाद में, होता वो भी लाइबिलिटी है, पर उसे लाइबिलिटी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। होता वो भी लाइबिलिटी वाले नेचर का ही है। ठीक है, होता वो भी लाइबिलिटी वाले नेचर का ही है, पर उसे लाइबिलिटी बोलते नहीं है, उसे कैपिटल बोल देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का मालिक है और ये बिजनेस के मालिक नहीं है। इन्होंने तो बिजनेस की खाली हेल्प करी है कि कोई बात नहीं पैसे फिर दे देना, तो बिजनेस के मालिक तो नहीं है ये। लेकिन नेचर वही है कि बिजनेस ने इन लोगों को पैसे देने हैं, मालिक को भी देने हैं एक टाइम के बाद जब बिजनेस बंद हो जाएगा अगर होगा, या फिर जो इनके भी पैसे देने होते हैं। तो इसलिए लाइबिलिटी और कैपिटल सिमिलर नेचर के होते हैं, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट पे हक किसका होता है? मालिक का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइबिलिटी। इसके बाद अगला जो वर्ड है लाइबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ध्यान से समझना इस चीज को। इंटरनल लायबिलिटी से मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया, कैपिटल। इंटरनल मतलब अंदर की। जो बिजनेस का ओनर होता है वो तो बिजनेस के अंदर ही होता है ना, वो तो अंदर ही बैठता है रोज आके, तो उसे इसलिए बोला है इंटरनल। उसके बाद प्रॉफिट्स वगैरह, मतलब आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाए, तो जिस दिन मान लो आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि शाम को मालिक वो 50,000 रुपये लेके चला जाएगा कि मैंने प्रॉफिट कमा लिए, अभी कैश में घर लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि वो रोज प्रॉफिट लेकर घर चला जाता है, रहता बिजनेस में ही है, जब जब उसको नीड होती है वो निकालता रहता है पैसे, यही होता है। तो इसलिए प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं हम? कैपिटल में, इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर ही हमने ओनर को पैसे देने हैं, बिजनेस के अंदर ही हमने ओनर को पैसे देने हैं, जब उसको नीड होगी वो निकाल लेगा। हमने खुद से, बिजनेस को खुद से पैसे नहीं देने, जब भी मालिक को नीड होगी चुपचाप निकालता रहेगा कैपिटल, इसी में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, इसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब बाहर हमने जिस चीज को पैसे देने होते हैं, मतलब क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर हम उसे बोलते हैं जिससे हम उधार में सामान लेकर आए और अभी तक हमने उसको कैश नहीं पे किया, जैसे ही उसको कैश दे देंगे वो क्रेडिटर नहीं रहेगा हमारा। क्रेडिटर हमारा क्रेडिटर तब तक रहेगा जब तक हमने उसको पैसे देने हैं, और वो किस में आता है? लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर। उसके बाद सेकंड आप ये ले सकते हो लोन। अगर आपके ऊपर कोई लोन, आपने लोन लिया, बाहर से ही लिया ना लोन, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे इसको। तो ये आपकी हो गई इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लायबिलिटी में कैपिटल भी आती है, लेकिन इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे, इवन क्लास 12 की भी अगर हम बात करें, या आगे बीकॉम करो, सीए करो, कुछ भी करो, लायबिलिटी का मतलब हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा, इंटरनल नहीं होगा। मतलब इंटरनल लायबिलिटी खाली डेफिनेशन के लिए है, आगे जब भी वर्ड आए लिखा हुआ लायबिलिटी, तो उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी ही सोचना, ठीक है? उसको हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटी ही सोचना, क्योंकि जब इंटरनल होगी तो इंटरनल लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे कैपिटल, वो सीधा कैपिटल ही लिख देंगे। इंटरनल लायबिलिटी वर्ड आगे आपके सेकंड चैप्टर के बाद नहीं आने वाला कहीं भी। आगे हमेशा आपको एक ही वर्ड आएगा, लायबिलिटी आएगा या कैपिटल आएगा। लायबिलिटी लिखा है तो उसका मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी, और कैपिटल का मतलब तो कैपिटल होता ही है, ठीक है? तो ये आपका हो गया कैपिटल, और आगे हो गया आपका लायबिलिटी। इसके बाद आपका है वर्ड लायबिलिटी के दो क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। लायबिलिटी के एक और भी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है? एक होती है करंट लायबिलिटी, ये करंट नहीं मारती लायबिलिटी, कहीं आप वो सोच लो। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं और नॉन करंट किसे कहते हैं? लायबिलिटी आप समझते हो, जिसको हमने पैसे देने हैं बाहर मार्केट में, ठीक है? चाहे वो उधार सामान लिया हो, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो। अगर वो पैसा जो हमने बाहर देना है, 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने वो पैसा देना है, उसे हम बोल देंगे करंट लायबिलिटी। सर इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी उधार सामान लेते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो पैसा हमें 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने में लौटाना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जब हम लंबे समय के लिए कोई पैसा उठाते हैं बाजार से, जैसे लोन ले लिया, 5 साल के लिए बिजनेस लोन ले लिया, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी।
कि हमारा अंदेशा है कि 1 साल से ज्यादा में हम ये पैसा सारा लौटा पाएंगे, 1 साल से ज्यादा लग जाएगा हमें ये पैसा लौटाने में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर पैसा 1 ही साल के अंदर अंदर लौटाना है, ये जरूरी नहीं है कि अगर 1 साल से ज्यादा में किसी लोन की पेमेंट करनी है तो हम 1 साल में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लोन आपने लिया था 5 साल के लिए, उस हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। हो सकता है आपने 8 महीने में सारा पैसा दे दिया, लेकिन नाम चेंज नहीं होगा, नाम यही रहने वाला है, नॉन करंट लायबिलिटी ही रहने वाला है, क्योंकि लिया तो आपने 5 साल के लिए ही था। ऐसे ही यहां पर चाहे आपने उसके पैसे रख लिए नहीं वापस दिए, मैं उधार सामान लिया था, अब आप पैसे नहीं दे रहे उसके, 1 साल बीता, 2 साल बीते, तब भी करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे उसको, तब भी करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे उसको। इसके बाद अगला वर्ड है एसेट्स। अगला वर्ड जो है एसेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं। एसेट किसे कहते हैं? अब बच्चों, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति। ठीक, आपने बिजनेस शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, आपने सिर्फ 4 लाख रुपए कैश डाला है अब तक, और कुछ नहीं किया। अभी तक आपने 4 लाख रुपए डाले बिजनेस में और बैठ गए, तो वो कैश क्या है, वो बिजनेस की संपत्ति है। वो 4 लाख रुपए से आपने मान लो कोई स्टॉक खरीदा सामान बेचने के लिए, वो क्या है, वो जो सामान खरीद के लेके आओगे, वो स्टॉक, वो बिजनेस की संपत्ति है। आपने कोई फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, कोई मोबाइल खरीदा, कोई एसी खरीदा, ठीक है, ये सब क्या है, बिजनेस की संपत्ति है, इसे हम बोलेंगे एसेट। अगर आपकी कोई पर्सनल संपत्ति है, आपका पर्सनल घर है, पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल गाड़ी है, वो सब बिजनेस की एसेट में नहीं आएगा। बिजनेस की एसेट में वही आएगा जो बिजनेस की ओनरशिप है, जिसके ऊपर आपके अपने जो घर के संपत्तियां हैं वो इसमें नहीं आती। इसलिए क्या बोलते हैं, मालिक को अलग रखो और बिजनेस को अलग रखो, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ये पैसा लगाता भी है ना, इसे भी हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपिटल इसको वापस लौटानी होती है अगर ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो, अगर बंद हो जाएगा तो, ठीक है। तो यहां की जो भी संपत्तियां जो ये ओन करता है, इसका जो मालिकाना हक है, जैसे फर्नीचर है, इसका घर का फर्नीचर है, तो इसे एसेट नहीं बोलेंगे, बिजनेस की एसेट। बिजनेस की एसेट तभी बोलेंगे जब ये इसका ओनर होगा, बिजनेस ही इसका ओनर होगा, ठीक है। जब बिजनेस के नाम से हम खरीदेंगे कोई एसेट को, तब बोलेंगे कि ये बिजनेस की एसेट है। फर्नीचर हो गया, स्टॉक खरीदा, सामान खरीदा बेचने के लिए, कोई प्लांट लगाया आपने, नया प्लांट, मशीनरी, कोई मशीनरी खरीदी है, कुछ आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने कोई मशीनरी खरीदी, ये भी एसेट हो गई, स्टॉक भी एसेट हो गया, फर्नीचर भी एसेट हो गया, कैश भी एसेट हो गया। ये सब क्या है, बिजनेस की एसेट्स होती हैं, बिजनेस की एसेट्स होती हैं, बिजनेस की संपत्ति होती है, और इसकी एक वैल्यू होती है। फर्नीचर इतने का खरीदा, स्टॉक इतने खरीदा, प्लांट इतने का खरीदा, कैश इतना पड़ा हुआ है, ये सब क्या है। आपका जो पैसा बैंक में भी पड़ा हुआ है, बिजनेस के नाम से जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, बिजनेस की एसेट है, कि पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। बेशक बैंक में पड़ा हुआ है, पर है तो आपका ना, मालिक तो आप ही उस पैसे के, तो इसलिए वो पैसा बैंक के नाम से लिख देंगे हम एसेट। तो ये हो गया एसेट, ठीक। अब एसेट भी 2 तरह की होती हैं, एसेट भी 2 तरह की होती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने किसी को उधार सामान बेचा, आपने किसी को उधार सामान बेचा, आपने उससे पैसे लेने हैं। अगर वो पैसे तभी दे देता तो वो किस में आता, कैश में आ जाता। अगर वो पैसे उधार ना लिखवा कर हमें कैश ही दे देता तो वो कैश में लिखते, हम लिखते तो वो हमारी एसेट बन जाती, पर कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला। लेकिन पैसे तो उससे लेने हैं ना हमने, उसके पास जो भी पैसे हैं उसमें 10,000 रुपए तो हमारे हैं ना, क्योंकि हमने 10,000 का सामान बेचा था उसको,
मतलब ये, अगर मान लीजिए ये पर्सन कहता है, इसने हमसे सामान खरीदा बी, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। बी ने मान लो कहीं बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं। मैं क्या बोलूंगा, 1 लाख में 10,000 तो मेरे पड़े हैं क्योंकि मैंने आपसे लेने हैं वो पैसे। ऐसे ही तो मैंने बैंक से लेने थे क्योंकि बैंक के पास पड़े थे, तो इसलिए ये भी हमारी एसेट हो जाएगा। कैश में तो नहीं आया तो हम यहां लिख देंगे डेटर्स, इसे बोलते हैं डेटर्स। जब पैसे मार्केट में देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। और जब पैसे बाहर से लेने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है हमने किसी को उधार सामान बेचा और अभी वो पैसे उसने नहीं दिए, जब वो दे देगा उसका नाम यहां से हटा देंगे, यहां से नाम उसका हटा देंगे डेटर से। ठीक, तो डेटर्स आगे अमाउंट आ जाएगा यहां पर, मतलब कितने पैसा उससे हमने लेना है, कितना पैसा हमने उससे लेना है। तो ये भी हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है कि हमने उससे पैसा लेना है। जब वो आ जाएगा यहां से नाम हट जाएगा और ये कैश में ऐड हो जाएगा यहां पर, तो संपत्ति तो उतनी रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी एसेट है। अब एसेट कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। एक होती है नॉन करंट एसेट, जैसे लायबिलिटी थी ना, एक होती है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ऐसी एसेट होती हैं, ऐसी संपत्ति होती है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, मोर देन 1 ईयर। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो हमारी हेल्प करती है बिजनेस को चलाने के लिए, आप ये भी कह सकते हो बिजनेस को चलाने के लिए हमारी हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इससे फायदा क्या होता है हमें, बिल्डिंग से आप बिजनेस करते हो, बिल्डिंग के अंदर पूरा सेटअप लगाते हो बिजनेस का, आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में मदद मिलती है, बिजनेस को चलाने में मदद मिलती है। प्लांट एंड मशीनरी से आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो, इससे भी क्या होता है, हेल्प मिलती है। फर्नीचर से भी हेल्प मिलती है, क्या कस्टमर आते हैं, फर्नीचर यूज होता है, बैठते हैं, सोफा चेयर टेबल वगैरह यूज होती है। एसी चलता है तो फायदा होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये होती है नॉन करंट एसेट्स, और ये जनरली हम 1 साल में नहीं बेचते, ये बात भी आती है इसमें, ये हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं ये एसेट्स। दूसरी होती है हमारी करंट एसेट्स, जो हम खरीदते, अगर खरीदते हैं तो बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि स्टॉक। स्टॉक हमारा क्या होता है, हम लाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसको लंबे समय के लिए लाए हैं, नहीं, हम तो चाहते हैं आज के आज बिक जाए हमारा स्टॉक, हम तो चाहते हैं आज के आज ही हमारा बिक जाए स्टॉक, तो ये हो गया हमारा स्टॉक। उसके बाद डेटर्स। डेटर जैसे क्रेडिटर था किसमें, करंट लायबिलिटी में, तो डेटर किसमें आ गया, करंट एसेट्स में। कि हम चाहते हैं वो 6-8 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में हमें पैसे हमारे लौटा देगा, हमारे पैसे लौटा देगा, इसलिए इसे क्या किस में डालेंगे, करंट एसेट्स में डालेंगे। इसके बाद थर्ड, और क्या इसमें आ सकता है, कैश। कैश स्टेबल नहीं रहता, आज 1 लाख पड़ा हुआ है, कल 1,10,000 पड़ा हुआ है, परसों 50,000 पड़ा हुआ है, बिजनेस में खर्चे होते रहेंगे, कैश प्लस माइनस होता रहेगा, तो ये भी स्टेबल नहीं रहता, इसलिए भी किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में। निकलता रहता है आता रहता है, ऐसे स्टॉक निकलता रहता है आता रहता है, डेटर भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, जैसे ही सामान बेचेंगे डेटर बन जाएगा, जैसे ही उनकी पेमेंट आएगी तो डेटर हट जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे, कुछ माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस होता रहता है बहुत जल्दी। ये स्टेबल रहते हैं, बहुत जल्दी इनको हम बेचते खरीदते नहीं है, और ये बिजनेस में हेल्प करते हैं
कुछ नया बनाने के लिए, कुछ हेल्प करते हैं सामान बेचने के लिए, हेल्प करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन एक चीज की बात अभी मैंने नहीं करी और वो अब करेंगे। नॉन करंट के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन करंट के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है ऐसी संपत्ति जिसे हम टच कर सकते हैं। वही बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब चीजें जो हमने अब तक पढ़ी हैं, ये सब हो गई टेंजिबल एसेट्स। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है सर? इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट्स जो है तो हमारी पर देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सर ऐसी एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये वर्ड आपने सुने होंगे कभी, कॉपीराइट, ये वर्ड आपने सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है और ये एसेट कैसे है? पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे ये हमारी एसेट कैसे बन पाई। देखो, ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपने कोई नाम रजिस्टर करवा लिया। जैसे कि कोई नाम है, मान लीजिए किसी का रमेश, तो उसने बना दिया रमेश क्लोथिंग। अब रमेश क्लोथिंग एक नाम है। उसने सोचा रमेश क्लोथिंग मेरा नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, पूरे सिटी के अंदर मेरी दुकान बहुत फेमस हो गई रमेश क्लोथिंग के नाम से, क्यों ना मैं ये नाम रजिस्टर करवा लूं ताकि कोई और पर्सन मेरा नाम चुरा ना सके, ताकि कोई और पर्सन रमेश क्लोथिंग के नाम से दुकान ना खोल सके। ठीक है, तो उसने क्या किया, रमेश क्लोथिंग के नाम से अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। अब कोई और बिजनेस, कपड़े का बिजनेस रमेश क्लोथिंग के नाम से नहीं खुल सकता, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। क्या ट्रेडमार्क फ्री में बन जाता है? नहीं, इसके लिए पैसे लगते हैं। तो इसकी कुछ गवर्नमेंट फीस लगती है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको ये नाम लेके देगा वो अपनी फीस भी चार्ज करेगा। ये सब चीजें जो इस पर खर्चा आ रहा है, ये खर्चा भी तो अपनी एसेट ही मानेगा ना ये, कि मैंने ये, अब मान लीजिए कल को ये जो नाम है रमेश क्लोथिंग किसी को बेच देता है, किसी को ब्रांड नेम यूज करने के लिए दे देता है, मान लो कि आप मेरा नाम यूज कर लो। क्यों दे पाया? क्योंकि उसके नाम पे रजिस्टर्ड था। जैसे ये फर्नीचर मेरा है, प्लांट मेरा है, ऐसे ये नाम भी मेरा है, ऐसे ये नाम भी मेरा है। और जब ये नाम मेरा है तो ये मेरी क्या हो गई, एसेट हो गई। दूसरी बात, क्या ये नाम हेल्प करेगा मुझे बिजनेस चलाने में? बिल्कुल करेगा। मेरे नाम से ही लोग आएंगे बिजनेस में खरीदने के लिए सामान। पेटेंट क्या होता है सर? तो पेटेंट होता है आप किसी प्रोसेस को रजिस्टर करवा देते हो। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी जो प्रोसेस है बनने की प्रोसेस, उसे कोई कॉपी ना कर पाए तो वो आपने उसे बोलते हैं पेटेंट। आपने वो पेटेंट करवा ली प्रोसेस। कॉपीराइट क्या होता है? आपकी जो भी बुक है आपके पास, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, उस बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पे कहीं ना कहीं लिखा होगा ऐसे सी और ऐसे। इसका मतलब होता है इस बुक का जो भी कंटेंट है वो कॉपीराइट है। आप वो बुक की पूरी ऐसी फोटोकॉपी करवा के और पूरा आगे नाम लिख के सब कुछ ऐसे बेच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उसका कॉपीराइट नहीं है। जिस पब्लिशर के पास उसका कॉपीराइट है, सिर्फ वो ही उसको नई बुक की तरह बनाकर बेच सकता है पूरा साल, तो उसे हम बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये सब चीजें हम टच नहीं कर सकते, जैसे फर्नीचर को कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस की होती हैं और बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, इसीलिए ये भी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो एक होते हैं टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल और एक होती है करंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका एसेट्स।